पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पोस्टुलेट्स के बारे में। अब पोस्टुलेट्स में हम लोगों ने क्या देखा था? पोस्टुलेट्स में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है जो कि एक सिस्टम का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकता है। क्योंकि हम अगर वेव फंक्शन किसी सिस्टम का जान लिया तो हम बता सकते हैं उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, कैसे ऑपरेटर को यूज करके। जैसे कोई वेव फंक्शन हमारा नोन है, जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम जानना चाहेंगे उसका मोमेंटम क्या है और हमारे पास क्या है, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है। तो उस वेव फंक्शन में हम ऑपरेट करेंगे मोमेंटम ऑपरेटर एंड आ जाएगा उसका मोमेंटम क्या है। सो किसी भी सिस्टम को पढ़ने के लिए, जानने के लिए वन एंड ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वेव फंक्शन। अब ये वेव फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, किसी सिस्टम का कैसे मिलेगा? इसका आंसर अरविंद श्रोडिंगर ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ से हम किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे किसी भी सिस्टम लिया जो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका कुछ बाउंड्री कंडीशन होगा, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कहाँ? श्रोडिंगर इक्वेशन में। श्रोडिंगर इक्वेशन में जैसे ही अप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा उस सिस्टम का वेव फंक्शन क्या है। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़े थे कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है वो दो टाइप का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ दिस सिस्टम इज डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। अगर कोई भी सिस्टम टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है तब उसको बोलेंगे टाइम डिपेंडेंट सिस्टम। दैट मीन्स उसका जो प्रॉपर्टीज है टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। ओके, और अगर टाइम के साथ साथ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है तब वो उसको बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो हम लोग ये दो तरह का सिस्टम को जानने के लिए अलग अलग टाइप को वेव फंक्शन लेते हैं। जो टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है उसका वेव फंक्शन को हम लोग कैपिटल साई से डिनोट करते हैं। ये हो गया कैपिटल साई, जो कि बोथ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर एंड टी का फंक्शन है। ओके, एंड जो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है उसमें क्या है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल साई से और साई बोल सकते हो। ये क्या है? ये केवल टाइम केवल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है, टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इसको बोल दिया टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन एंड ए टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। सो कभी भी कैपिटल साई दिया गया मतलब वो है एक टाइम डिपेंडेंट सिस्टम का वेव फंक्शन, और स्मॉल साई दिया गया मतलब वो है एक टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम का वेव फंक्शन। क्लियर? तो हम देखेंगे अभी कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके हम किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट पहले है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको कहाँ यूज करेंगे? इसको उस सिस्टम में यूज करेंगे जिसका वेव फंक्शन ए कैपिटल साई डिपेंड करता है किसके ऊपर? कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया था एच साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई
बाई डेल टी। ये साई कैपिटल है, ये याद रखने का बात है, दिस इज कैपिटल साई, दैट मीन्स ये टाइम पे डिपेंड करता है। और एच क्या है, एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो कि है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ओके, फिर से वही बात हम रिपीट करना चाहेंगे, ये जो कैपिटल साई है ये फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स r1 r2 rn एंड t। इसको तो कोई लिख सकता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 लाइक दिस। ओके, एंड t जो है टाइम है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो है वो क्या है, उसको हम बताए थे कि ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या है, ये दोनों ऑपरेटर का एडिशन है। वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ये दोनों टाइप का एनर्जी मेन एनर्जी है। सो जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का एडिशन होगा। अभी एक काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर दैट मीन्स मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 बाई del x2 फॉर वन डायमेंशनल केस। अभी हम आते हैं, कोई भी सिस्टम मान लो एक पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब जो उस सिस्टम को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल सिस्टम। अगर वो पार्टिकल x एंड y दोनों डायरेक्शन में मूव करे तब उसको बोलेंगे हम टू डायमेंशनल सिस्टम। ऐसे अगर पार्टिकल x y z तीनों डायरेक्शन में मूव करे तब उसको बोल देंगे हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम। तो ये जो तीनों टाइप का सिस्टम है इसका वेव फंक्शन निकालने के लिए हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो अलग अलग थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में वन डायमेंशनल केस, जैसे एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 बाई del x2, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि पार्टिकल x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद ये हो गया पूरा ऑपरेटर, दैट इज h हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर जितना है ये h हो गया। उसके बाद मेरा कैपिटल साई जो कोऑर्डिनेट्स और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इस केस में हम लोग ले रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, सो ओनली x आएगा। t के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिमिलरली आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी। साई डिपेंड, कैपिटल साई डिपेंड करेगा x एंड t के ऊपर। ओके, ये गया वन डायमेंशनल केस। टू डायमेंशनल केस में x एंड y आ जाएगा और एक टर्म ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मोशन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, x एंड y के ऊपर। ओके, तो ये हो गया टू डायमेंशनल केस और साई भी डिपेंड करेगा x y एंड t के ऊपर। सिमिलरली दिस इज टू डायमेंशनल केस। अभी ये जो x के जगह केवल y रख सकते हैं, मतलब केवल एक ही टर्म रहेगा, आइदर x आइदर y और आइदर z, क्योंकि हम अभी बता रहे हैं कि x डायरेक्शन में मोशन है। पार्टिकल तो y डायरेक्शन भी केवल जा सकता है, पार्टिकल केवल z डायरेक्शन में भी जा सकता है। ऑल आर वन डायमेंशनल मोशन, केवल ही केवल एक डायरेक्शन में जाएगा, तब x के जगह y z भी हो सकता है। ठीक है, हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम x लिख दिया यार, और सेकंड केस में एक्स वाई को लिया। थर्ड केस में जब हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन आएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स रहेगा एक्स वाई जेड। तो ये हो गया h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 del x2 प्लस del y del 2 del y2 एंड प्लस del 2 del z2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड के ऊपर, सो एंड साई भी डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड एंड टी के ऊपर। ये हो गया थ्री डायमेंशनल केस। ओके, तो हम अभी बहुत सारा जगह में एच क्रॉस और एच काट, इसको एच क्रॉस भी बोल सकते हो, एच काट भी बोल सकते हो, लिखे हैं। इसका मतलब है h/2 पाई। ये वाला टर्म क्वांटम मैकेनिक्स में कॉमन है,
दैट मीन्स h/2 इसको हम शॉर्ट में h क्रॉस लिख देते हैं। ठीक है, किसी भी जगह तुम लोगों ने h क्रॉस देखा मतलब h/2। ओके, एक या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी जितना भी हम लोग सिस्टम को स्टडी करेंगे प्रेजेंट केस में, वो सब के सब होगा टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट सिस्टम को हम केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक से दूसरा लेवल में ट्रांजिशन होता है। दिस इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है। इस ट्रांजिशन का क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट क्या है, एक क्वांटम मैकेनिक्स का कौन सा रूल फॉलो करेगा तब जाके ट्रांजिशन होगा, इसको हम पढ़ने के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट सिस्टम को पढ़ते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, सो इसको हम छोड़ रहे हैं। सो टाइम डिपेंडेंट सिस्टम जो है वो हम जनरली स्टडी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो सब के सब टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम, जिसके साथ कोई टाइम का लेना देना नहीं है, ओके, उसको करेंगे। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसीलिए हम लोग को जानना पड़ेगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर ने जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दिया था उससे ही डिराइव किया गया एक इक्वेशन जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम पहले देखेंगे इसको कैसे हम लाएंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से ही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आया है, और वो कैसे आया है अब हम देखेंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, ये जो H था दैट इज हैमिल्टोनियन, देन आवर साई, कैपिटल साई क्या है, R एंड T के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली हियर कैपिटल साई R T के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, अभी जो हैमिल्टोनियन है वो हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जब R लिखे हैं, R क्यों लिखे हैं, हम लोग एक्स वाई जेड तीनों को कंसीडर कर रहे हैं, और ये क्या है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है। तो इसीलिए हम इसको लैप्लासियन लिखते हैं। दिस लैप्लासियन क्या होगा, दिस डेल स्क्वायर इक्वल टू दिस del 2 by del x square x2 plus del 2 by del y2 and del 2 by del z2। ओके, नाउ ये तो केवल ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर केवल एक्स वाई जेड में डिपेंड करता है, दैट इज स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स, मतलब स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है ये केवल स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है ये स्पेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है और स्पेस टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर ये वाला पार्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी पार्ट टाइम के ऊपर डिपेंड करे, स्पेस एंड टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड करे, तब हमारा हैमिल्टोनियन हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। अभी हम ऐसा एक सिस्टम मान रहे हैं जिसका पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं रखता है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। पहले हम लोगों ने देख लिया काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कोई लेना देना है नहीं है, और इसका भी पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइम के साथ लेना देना अगर नहीं रहेगा तब दोनों केवल स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तब ये दोनों ए भी स्पेस के ऊपर डिपेंड किया, ए भी स्पेस के ऊपर डिपेंड किया, मतलब ये जो हैमिल्टोनियन हमारा है ये केवल स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ऐसा एक हम लोगों ने एक सिस्टम मान लिया, ओके, जिसका हैमिल्टोनियन केवल स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है
वो भी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी वो भी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ये टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन जैसे हम लोगों ने कंसीडर कर दिया, अभी जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन था कैपिटल साई, जो कोऑर्डिनेट और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसको हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ए साई जो कि केवल डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर, दैट इज स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स आर के ऊपर, और फाई जो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर ओनली। जो टाइम दैट मीन्स जो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन था उसको हम लिख दिया दो फंक्शन का प्रोडक्ट में। एक में क्या है, एक में केवल डिपेंड करेगा स्पेस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा केवल टाइम के ऊपर। ठीक है, ये हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अभी हम दो अलग फंक्शन बना लिया जो एक एक फंक्शन केवल एक एक वेरिएबल में डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था क्या, ये जो साई स्मॉल साई और साई आर जो है ये फंक्शन ऑफ स्पेस और स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स, एंड फाई जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ओनली, दोनों अलग अलग कर दिया। तो अभी हम लिखेंगे ये हमारा हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन जो कि केवल स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये केवल स्पेस ओनली। तो हमारा ये हैमिल्टोनियन भी, ये भी केवल स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना से इतना। ठीक है, एंड साई फाई, साई फाई में क्या है, ये साई डिपेंड करता है केवल स्पेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ये हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ओके, इधर देखो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो ये अगर टाइम इंडिपेंडेंट है, सो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होकर बाहर निकल जाएगा, ये बाहर आ गया। सिमिलरली इधर डेल डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो टी के ऊपर डिपेंड नहीं जो करता है वो कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। टी के ऊपर कौन सा डिपेंड नहीं करता है, इस साइड डिपेंड नहीं करता है, ये बाहर आ जाएगा, आई एच क्रॉस डेल डेल। ओके, अभी दोनों साइड को हम साई फाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/साई एच साई इक्वल टू 1/फाई आई एच क्रॉस डी फाई डी टी। क्योंकि डी फाई डी टी क्यों लिखा, डेल से डी में क्यों चला गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, क्योंकि फाई जो है वो ओनली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ठीक है, हम कांस्टेंट पार्ट को निकाल दिया, दूसरा फंक्शन जो है उसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा, ये जो है 1/साई इक्वल इंटू एच साई इक्वल टू 1/फाई आई एच क्रॉस डी फाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा। अभी एक कांस्टेंट को हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई। तो हम क्या लिखेंगे, दिस 1/साई एच साई इक्वल टू आई एच क्रॉस 1/फाई डी फाई डी टी इक्वल टू ई। ओके, अभी इक्वेट करते हैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ई से इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एच साई इक्वल टू ई साई। एच क्या है, एच है हैमिल्टोनियन जो कि हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एकमात्र डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर। सो ये हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एच साई इक्वल टू ई साई, ये हो गया हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें क्या क्या है, इसमें जो एच दिख रहा है वो है एक टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, और जो साई दिख रहा है वो एक
टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। इसमें कोई टाइम नहीं है, टी पार्ट नहीं है। ओके, टी पार्ट तो फाई में है, फाई टी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग जानना चाहेंगे ये फाई वाला पार्ट को लेके कुछ कर सकते हैं कि नहीं। ये देखो, आई एच क्रॉस 1/5 डी फाई डी टी इक्वल टू ई था। आई एच क्रॉस 1/5 डी फाई इक्वल टू ई डी टी हो जाएगा। अभी 1/5 इसको हम लिख सकते हैं डी एल एन फाई। डी एल एन फाई मतलब एल एन फाई का जब डिफरेंशिएट करते हैं 1/5 आता है, डी फाई आता है। मतलब एल एन, अगर एल एन फाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी 1/5 डी फाई। फाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जी थोड़ा सा कैलकुलस पता है तो ये यू कैन अंडरस्टूड दिस। ई बाई आई एच क्रॉस डी टी। अभी इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो ये क्या हो जाएगा, एल एन फाइव इक्वल टू माइनस आई। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम इधर एक आई स्क्वायर माइनस, ये देखो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ओके, इंटू -1। फर्स्ट केस में क्या किया, -1 इंटू -1, तो -1 को लिख दिया हम लोगों ने क्या, माइनस आई स्क्वायर और यू कैन डू लाइक दिस। ये जो 1/i एच क्रॉस है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई बाई आई स्क्वायर एच क्रॉस इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा आई -1 एच क्रॉस। -1 एच क्रॉस जैसे होगा वो हो जाएगा ऊपर में माइनस आई बाई एच क्रॉस माइनस आई बाई एच क्रॉस टी। तो इसको प्लस कांस्टेंट, ए कांस्टेंट को हम अगर एल एन मान लें, तो एल एन ए मान लें, ए इज अनदर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा एल एन फाइव बाई ए, क्योंकि एल एन ए जो है ये इधर आएगा तो माइनस एल एन ए हो जाएगा। माइनस एल एन में माइनस है, मतलब दैट मीन्स एल एन फाइव माइनस एल एन ए, इसको लिख सकते हैं एल एन फाइव बाई ए। ये लॉग का रूल है। तो एल एन फाइव बाई ए इक्वल टू माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। 5/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। ये भी सिंपल लॉग का रूल है। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। इस इक्वेशन को हम दूसरा टाइप का भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि डी फाइव डी टी इक्वल टू 5e बाई आई एच क्रॉस इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं डी टी माइनस 5e बाई आई एच क्रॉस इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर से प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 को लिख दिया, माइनस आई स्क्वायर बाई आई हो जाएगा आई बाई ई बाई एच क्रॉस इक्वल टू 0। अभी हम क्या करते हैं, इस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 5 इक्वल टू ई टू द पावर एम टी। सो डी फाइव डी टी क्या हो जाएगा, एम ई टू द पावर एम टी, एम ई टू द पावर एम टी, एम इंटू ई टू द पावर एम टी फर्स्ट टर्म, प्लस 5 की जगह ए वाला वैल्यू रखेंगे ई टू द पावर एम टी इंटू ई इक्वल टू 0। अभी क्या है, ई टू द पावर एम टी कॉमन ले लो, एम प्लस आई ई बाई एच क्रॉस इक्वल टू 0। तो
ई टू दी पावर एम टी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि तब फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फाई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये वाला पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो है वो जीरो होगा। उससे हम निकाल लेंगे एम का वैल्यू क्या है। एम का वैल्यू इसमें रख देंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई टू दी पावर आई ई टी बाई एच क्रॉस। ये एक दूसरा प्रोसीड्योर है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो टाइप का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसमें क्या है, एक में सिंपल इंटीग्रेशन से लाया और दूसरे में हम लोगों ने यूज किया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन का। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है और इससे कैसे हम लोग कोई फंक्शन निकाल सकते हैं। अभी हमको साई पता चल जाएगा, वी कैन गेट साई फ्रॉम किससे मिल जाएगा, एच साई इक्वल टू ई साई से पता चल जाएगा साई, स्मॉल साई। और फाई का पता चल गया तो क्या होगा, ये जो कैपिटल साई है ये हमारा पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल साई इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है फाई वाला जो था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने देखेंगे इस श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे कैसे यूज करके हम लोग डिफरेंट सिस्टम का वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है।